नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में इतिहास विषय के अंतर्गत गुप्त वंश एवं वर्धन वंश से टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को पराजित कर श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी और श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और गुप्त वंश की दरबारी भाषा संस्कृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था और समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना। तो याद रखिएगा, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त ये विष्णु का उपासक था और इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने शकों के आक्रमण को विफल किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। अगला है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, छपड़क और आर्यभट्ट इत्यादि विद्वान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरी शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त ने ही हुणों के आक्रमण को विफल किया था और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त ने ही हुणों के आक्रमण को विफल किया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से ही संबंधित हैं। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है
और गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। ये सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। तो अब आगे पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखिए दोस्तों, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई थी। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखर राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। बाद में राज्यश्री के भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। हर्ष ने उत्तर के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक अधिकार किया था। याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। अगला है दोस्तों, प्रयागराज में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करके भारी मात्रा में दान करते थे। तो याद रखिएगा, बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन ने प्रयागराज में किया था। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। बंगाल का शासक शशांक हर्षवर्धन के समकालीन था। याद रखिएगा, बंगाल का शासक शशांक हर्षवर्धन के समकालीन था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अब यहाँ से दोस्तों 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन राइट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका जवाब है दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। सी ऑप्शन राइट है।
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो याद रखिएगा, स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? याद रखिएगा, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? याद रखिएगा, अजंता कलाकृतियां ये गुप्त काल से संबंधित हैं। डी ऑप्शन राइट है। कालिदास किसके राजकवि थे? देखिए दोस्तों, कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए दोस्तों, फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। देखिए दोस्तों, गुप्त काल ये भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? याद रखिएगा, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए दोस्तों, हर्षचरित ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका जवाब है दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में ह्वेन-सांग भारत आया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? याद रखिएगा, शशांक। बंगाल का शासक शशांक ये हर्ष का समकालीन था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो याद रखिएगा, प्रयाग में किया करते थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला है, किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका जवाब है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? देखिए दोस्तों, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य ने ही शुरू किया था विक्रम संवत। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका जवाब है दोस्तों प्रयाग। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? देखिए दोस्तों, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे, बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो इसका जवाब है दोस्तों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? देखिए दोस्तों, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान नई राजधानी कन्नौज थी, जो कि थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।